Hello everyone, welcome to OK Physics. I am your physics faculty Amit Sharma. Today we are going to start a very new interesting session which is about moving coil galvanometer. Basically आज के सेशन में हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को काफी अच्छे से समझने वाले हैं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आज के सेशन में हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को डिटेल में और बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। तो भाई अगर एक सिंपल गैल्वेनोमीटर की बात करूं ना मैं, तो गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? तो गैल्वेनोमीटर का काम होता है किसी भी कॉइल के अंदर, किसी भी सर्किट के अंदर प्रेजेंस ऑफ करंट को डिटेक्ट करना कि उस सर्किट के अंदर करंट है या नहीं है। इसके प्रेजेंस को, करंट के प्रेजेंस को कौन डिटेक्ट करता है? तो भाई हमारा जो ये गैल्वेनोमीटर है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, ये करंट को डिटेक्ट करके हमें बताता है। तो इसका काम क्या है? एक सर्किट के अंदर, कॉइल के अंदर प्रेजेंस ऑफ करंट को डिटेक्ट करके हमें बताता। तो अब ये कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, इसको भी समझते हैं। इससे पहले के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, यानी कि उसके अंदर एक टर्निंग इफेक्ट आ जाता है, कॉइल रोटेट करना स्टार्ट करता है, जिसे तुम टॉर्क कहते हो। तो हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। यानी कि अगर किसी भी कॉइल को, जैसे यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ध्यान से देखो, एक हमारे पास कॉइल है PQRS। PQRS इज अ कॉइल और इसके चार साइड्स है, एक है PQ, एक है QR, एक है RS और एक है SP। चार साइड है। ये चारों साइड के अंदर I करंट फ्लो कर रहा है। अब ये करंट कैरिंग कॉइल कहां रखा हुआ है? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर रखा हुआ है। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर फोर्स तो लगेगा। तो भाई इसके ऊपर फोर्स लगा इस डायरेक्शन में और इस वाले एंड के ऊपर फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, यानी QR में जो फोर्स लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में और PS में जो फोर्स लगा वो नीचे की डायरेक्शन में लगा। ठीक है। अब ये दोनों फोर्स जो होते हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट है और साथ के साथ दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन भी है वो क्या है? सेम है, बिल्कुल। हाँ, देखो दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है बिल्कुल सेम है। इसी तरीके से F1 फोर्स को देखो जो QP पे लग रहा है और F3 फोर्स को देखो यहाँ पे जो RS को लग रहा है। तो F1 और F3 भी यहाँ पे क्या है? इक्वल एंड ऑपोजिट, बट इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है? डिफरेंट है। F3 का लाइन ऑफ एक्शन अलग है और F1 का लाइन ऑफ एक्शन क्या है? अलग है। जिसकी वजह से, जैसे ये देखो, इस पेन को जरा ध्यान से देखना, अगर मान लो इस पेन के ऊपर एक फोर्स इधर से लगाऊं और एक फोर्स इधर से लगाऊं तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहा हूं मैं, लेकिन क्या इस बॉडी में टर्न आया? क्या नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो फोर्स लग रहा है उसका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, दोनों सेम लाइन पे लग रहे हैं। लेकिन अब देखो, अभी भी मैं फोर्स लगा रहा हूं, मान लो F इधर लगा रहा हूं और F इधर लगा रहा हूं, अब मैं अपनी तरफ लगा रहा हूं, यानी अभी भी मैं इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन अब देखो बॉडी क्या कर रही है? टर्न कर रही है। क्यों? क्योंकि अब लाइन ऑफ एक्शन अलग हो गया। इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो अगर दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे एक्ट करते हैं तो बॉडी टर्न करती है और इसी को तो हम क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। तो यहाँ पे यही होगा, F1 और F3 फोर्स क्या है भाई? इक्वल एंड ऑपोजिट है बट डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे एक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा कॉइल रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर? और इसकी वजह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाता है? एक टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। क्लियर? क्या प्रोड्यूस हो जाता है? एक टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। क्लियर? चलो, तो इसके अंदर तुमने क्या देखा कि नेट फोर्स ऑन द कॉइल, अगर F नेट तुमसे कोई पूछे तो F नेट इज इक्वल्स टू 0, बट टॉर्क नेट 0 होगा क्या? नहीं, नेट टॉर्क बॉडी पे 0 नहीं होगा। नेट टॉर्क ऑन बॉडी विल नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि ऑब्वियसली टॉर्क तो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या था? NIBA sin थीटा। हाँ, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? NIBA sin थीटा, where N is number of turn, I is current flowing in the coil, B is magnetic field, A is area and theta is angle। किसके बीच का एंगल? तो भाई B यानी मैग्नेटिक फील्ड, A यानी कि एरिया वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो है तुम्हारा थीटा। क्लियर?
बात आई समझ में? क्लियर हो गया? तो ये फॉर्मूला है। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब ये तो हमने देख लिया क्या प्रिंसिपल, ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, ये हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट है इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। तो इसका कंस्ट्रक्शन जरा ध्यान से समझो। अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो इसके कंस्ट्रक्शन में तुम्हें यहां देखने को मिल रहा होगा कुछ इस तरीके का एक कॉइल होता है, ऐसा होता है। एक हम सबसे पहले सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं ऐसा, और इस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर ना इस तरीके से हम कॉइल को रैप कर देते हैं। इस तरीके से हम कॉइल को इसके ऊपर रैप कर देते हैं। अब ये जो कॉइल का एक एंड है उसको नीचे इस तरीके से स्प्रिंग से कनेक्ट कर देते हैं, और ऊपर वाला जो एंड होगा उसको भी एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। तो वही तुम्हें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये वाला जो पूरा का पूरा तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर होगा ऐसा, और इसके ऊपर इस तरीके से कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैप किया गया है इस तरीके से ऑब्वियसली। अब इसको क्या किया गया है, नीचे के स्प्रिंग के साथ कनेक्ट कर दिया गया, ऊपर एक वायर के साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे दो टर्मिनल T1 और T2 यहाँ पे दोनों टर्मिनल के साथ इसे बांध दिया गया ऐसे रोटेट करके, ठीक है। दोनों एंड को T1 और T2 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया गया जहां से करंट एंटर करेगा और बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये है तुम्हारा पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन। ऑब्वियसली इसके अंदर एक पॉइंटर भी लगा होता है और एक स्केल भी इस तरीके का लगा होता है। ये पॉइंटर, क्योंकि अगर कॉइल रोटेट करेगा तो पॉइंटर भी रोटेट करेगा, और पॉइंटर रोटेट करेगा उसके ऊपर स्केल लगा होता है कि भाई कितना रोटेट कर रहा है, तो उस डिफ्लेक्शन को हम मेजर कर लेते हैं। तो ये होता है तुम्हारा एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन। इसके कंस्ट्रक्शन में सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इसके मैग्नेट्स। इसके जो मैग्नेट्स होते हैं ना वो होते हैं तुम्हारे सर्कुलर मैग्नेट। कुछ इस तरीके के मैग्नेट होते हैं, ध्यान से देखना, इस तरीके के तुम्हारे मैग्नेट्स होता है इसके सर्कुलर शेप में, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब ऐसे मैग्नेट क्यों लिए गए हैं, तो ऐसे मैग्नेट इसलिए लिए गए हैं ताकि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो कैसा हो, वो हो रेडियल फील्ड। अब ये रेडियल फील्ड क्या होता है इसको भी हम समझेंगे, यानी कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा यहाँ पे वो कैसा होना चाहिए, तो वो होना चाहिए रेडियल फील्ड होना चाहिए। अब ये रेडियल फील्ड होता क्या है, तो इसको भी सबसे पहले हम रेडियल फील्ड को ही समझते हैं, फिर जाएंगे वर्किंग में। तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा तुम्हें डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो ये बेसिकली तुम्हारा जो गैल्वेनोमीटर है ना, उस गैल्वेनोमीटर का टॉप व्यू है। यानी जब तुम अपने गैल्वेनोमीटर को ऊपर से देखोगे तो वो ऐसा दिखेगा। यानी कि क्या था, सॉफ्ट आयरन कोर, जैसे मेरे हाथ में पेन है, मेरे हाथ में जो ये पेन है इसको मानो सॉफ्ट आयरन कोर सिलेंड्रिकल शेप का, और इसके ऊपर ऐसे क्या रैप किया गया है, कॉपर वायर। तो जब तुम इसको ऊपर से देखोगे तो उसके ऊपर वाला पार्ट तो तुम्हें बिल्कुल स्फीयर दिखाई देगा ना सॉफ्ट आयरन कोर का, और उसके ऊपर कैसे दिखाई देंगे, इस तरीके से कॉपर वायर है। तो ये जो सर्कुलर पार्ट तुम्हें ये दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पार्ट, एक सेकंड में कलर चेंज कर लो, ये जो पार्ट दिख रहा है ना तुम्हें, ये है तुम्हारा वो सॉफ्ट आयरन कोर जो तुमने सिलेंड्रिकल शेप में लिया था उसका टॉप व्यू, और ये उसके ऊपर जो तुम्हारा कॉपर वायर है वो रैप्ड है, ठीक है। और उसके बगल में ये नॉर्थ और साउथ तुम्हारे क्या है, नॉर्थ और साउथ जो तुमने सर्कुलर शेप में मैग्नेट लिए थे वो। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से आ रही हैं, ये इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड्स आ रही हैं, और यहां से ऐसे 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 बाहर निकल रही है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर एक्ट कर रही है, अलोंग द रेडियस। किधर एक्ट कर रही है भाई, अलोंग द रेडियस। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो किधर पॉइंट कर रही है, अलोंग द रेडियस। रेडियस के अलोंग ये पॉइंट कर रही है, इसीलिए इन्हें रेडियल फील्ड भी कहा जाता है। अब इस अगर रेडियल फील्ड को तुम ध्यान से देखोगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अलोंग द रेडियस एक्ट कर रहा है। और इस वाले पार्ट का अगर मैं तुमसे एरिया वेक्टर पूछूं, जैसे ये क्या था भाई, ये हमारा टॉप व्यू है, तो इस टॉप व्यू का अगर मैं तुमसे एरिया वेक्टर पूछूं तो एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर की तरफ, ये परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा क्या, यानी इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ एक्ट करेगा, ठीक है। और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर एक्ट कर रहा है, टुवर्ड द रेडियस। रेडियस के अलोंग एक्ट कर रहा है क्या, तो अगर रेडियस के अलोंग हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और एरिया वेक्टर इस तरीके से परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में क्या एंगल बना, तो हमारा जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। क्लियर।
यानी मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच में जो हमें एंगल मिला एक रेडियल फील्ड के अंदर, वो कितना मिला? 90 डिग्री मिला। अब 90 डिग्री मिलने से क्या होगा? तो हमें पता है टॉर्क का जो फॉर्मूला है, ऑब्वियसली एक करंट कैरिंग कॉइल है, तो जब इसमें करंट जब इसमें हम देंगे तो कॉइल हमारा रोटेट करना स्टार्ट करेगा, और जब कॉइल रोटेट करेगा तो ऑब्वियसली वहां पे टॉर्क होगा, जिसका फॉर्मूला होता है NI AB साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा कितना है? तो यहाँ पे थीटा है भाई हमारा 90 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू पुट कर दूं जो कि 1 होता है, तो T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? NI A B, जो कि मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम टॉर्क हो गया है। यानी ये जो टॉर्क है ये कैसा है? मैक्सिमम टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। तो रेडियल फील्ड की वजह से क्या होता है भाई? मैक्सिमम टॉर्क उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे थीटा हमें क्या मिल जाता है? 90 डिग्री मिल जाता है। क्लियर? तो ये छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है रेडियल फील्ड का, इसको ध्यान रखना। चलो अब आते हैं वापस से वर्किंग पे, किस तरीके से ये काम करता है। तो देखो, अगर वर्किंग की बात हम समझे तो सबसे पहले ध्यान से समझना, हमारे पास क्या है? एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। ये बना कैसे है? तो भाई सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हमने क्या किया? कॉपर वायर को रैप कर दिया। कॉपर वायर का ऊपर वाले हिस्से को टर्मिनल मान लो T1 से कनेक्ट कर दिया, और नीचे वाले हिस्से को स्प्रिंग के साथ कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे नीचे वाले हिस्से को किसके साथ? ये दिख रहा है स्प्रिंग। स्प्रिंग के साथ कनेक्ट करने के बाद इसको टर्मिनल T2 पे इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। मान लो करंट जो है वो टर्मिनल T1 से एंटर कर रही है और रोटेट करके घूम फिर के टर्मिनल T2 से बाहर निकल जा रही है। क्लियर? तो ऑब्वियसली एक करंट कैरिंग कॉइल बन गया क्या? और क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से निकल रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो ये करंट कैरिंग कॉइल कहां आ गया? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया। तो इसके अंदर क्या होगा भाई? फोर्स लगेंगे, और फोर्स लगने की वजह से क्या होगा? यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस। अब होगा क्या? जैसे ही हमारा कॉइल रोटेट करना स्टार्ट करेगा, ऊपर जो वायर लगा हुआ है और नीचे जो हमारा स्प्रिंग लगा हुआ है वो ट्विस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। होगा क्या? जैसे ही हमारा कॉइल रोटेट करना स्टार्ट करेगा, जो ऊपर वायर दिख रहा है ना, ये वायर, ये और नीचे जो स्प्रिंग है, ये ट्विस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ये ट्विस्ट होना स्टार्ट होंगे ना, इसके अंदर एक रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगा, यानी इसके अंदर एक रीस्टोरिंग टॉर्क आ जाएगा। रीस्टोरिंग टॉर्क कौन सा टॉर्क होता है? जो वापस से इसे इनिशियल पोजीशन में ला सके। किसी चीज को तुम इस तरीके से घुमा रहे हो, अब जैसे ही तुमने अपना वाला टॉर्क हटाया, वो वापस से उल्टा घूम के अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा क्या? तो वापस से उल्टा घूम के अपने इनिशियल पोजीशन पे किस टॉर्क की वजह से आया वो? तो वो रीस्टोरिंग टॉर्क की वजह से आया है। क्लियर? तो जैसे ही तुम्हारा ये कॉइल रोटेट करना स्टार्ट करेगा, स्प्रिंग और वायर ट्विस्ट हो जाएंगे और उसके अंदर क्या स्टोर हो जाता है? रीस्टोरिंग टॉर्क स्टोर हो जाता है। क्लियर? बात आई समझ में? और घूमते घूमते एक पॉइंट आता है जिसे कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम पोजीशन। उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तुम्हारा जो अप्लाइड टॉर्क है और उसका जो रीस्टोरिंग टॉर्क है स्प्रिंग और वायर का, वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। तुम्हें जितना मैक्सिमम टॉर्क लगाना था वो तुमने लगा दिया, ठीक है? तो एक ऐसा पॉइंट आएगा ना, जब तुम मैक्सिमम लगा दोगे वो पॉइंट हो जाएगा इक्विलिब्रियम। उस पॉइंट पे तुम्हारा जो अप्लाइड टॉर्क है और रीस्टोरिंग टॉर्क, वो दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। ठीक है? तो एट इक्विलिब्रियम, अच्छा एक बात और समझो यहां पे, सबसे पहले जो हमारा अप्लाइड टॉर्क होगा वो क्या है? तो वो है NI BA साइन थीटा, और थीटा 90 है जिसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो अप्लाइड टॉर्क हमारा क्या है? NIBA, जो कि मैक्सिमम टॉर्क है। अब अगर मैं रीस्टोरिंग टॉर्क की बात करूं, रीस्टोरिंग टॉर्क, तो ध्यान से समझना रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है। रीस्टोरिंग टॉर्क वही है जो स्प्रिंग और वायर जो ट्विस्ट हुआ उसकी वजह से उसके अंदर एक टॉर्क जनरेट हुआ, उसे रीस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा यहां समझ लो। मान लो जब हमारा कॉइल 1 डिग्री रोटेट करा तो उसके अंदर के रीस्टोरिंग टॉर्क आया। 2 डिग्री में
कितना आ जाएगा 2k। इसी तरीके से 3 डिग्री में कितना आ जाएगा 3k। और जब हमारा कॉइल अल्फा डिग्री रोटेट कर गया तो उसके अंदर कितना रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट हो जाएगा अल्फा के। क्लियर? यानी ये किसी स्पेसिफिक एंगल अल्फा पे अगर मैं बात करूं तो अल्फा डिग्री अगर मेरा कॉइल रोटेट कर रहा है तो उसके अंदर, किसके अंदर भाई, जो हमारा स्प्रिंग है या जो वायर है उसके अंदर कितना रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट हो जाएगा तो अल्फा के उसके अंदर रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट हो जाएगा। 1 डिग्री रोटेट करने पे मान लेते हैं कितना टॉर्क आया उसके अंदर k टॉर्क आया। इसको टॉरिजन कांस्टेंट भी कहते हैं। इसके को टॉरिजन कांस्टेंट भी कहते हैं, या 1 डिग्री घूमने पे जो टॉर्क आया उसे भी हम k कहते हैं। क्लियर? तो टी रीस्टोरिंग कितना हो जाएगा k अल्फा। और एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, टी रीस्टोरिंग इज इक्वल्स टू टी अप्लाइड। तो टी अप्लाइड हमारा क्या है n i b a और टी रीस्टोरिंग क्या है k अल्फा है क्या। अब यहां से ni b इक्वल्स टू अगर k अल्फा हो गया तो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो i इक्वल्स टू हो जाएगा k अपॉन में nba अल्फा होगा क्या। अब अगर ध्यान से इस वाली क्वांटिटी को अगर तुम देखोगे k अपॉन में nba तो क्या है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो अगर ये कांस्टेंट क्वांटिटी है तो हम क्या लिख सकते हैं, I is directly proportional to अल्फा। I is directly proportional to अल्फा। इसका मतलब क्या है, I is directly proportional to अल्फा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, जो हमारा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। यानी जितना ज्यादा हम करंट देंगे कॉइल के अंदर उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, और जितना कम करंट देंगे उतना कम डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। बात आई समझ में? क्लियर? चलो, तो अभी हमें एक क्वेश्चन क्या मिला, अभी हमें मिला I इक्वल्स टू k अपॉन में NBA इंटू अल्फा। तो ये जो KNBA है ये ऑब्वियसली एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसको कहा जाता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्या कहा जाता है इसे, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, जिसे G से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो I इक्वल्स टू एक इक्वेशन मिला हमें क्या, G अल्फा। I इक्वल्स टू G अल्फा, इसे भी ध्यान रखना, ठीक है। I इक्वल्स टू G अल्फा। चलो, तो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट की वैल्यू समझ में आ गई ना। I इक्वल्स टू G की वैल्यू कितनी होती है, G की वैल्यू होगी K अपॉन में NBA। चलो, अब कुछ बातें और करेंगे हम। अब जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर हम करंट सेंसिटिविटी को समझने वाले हैं। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है या वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं सेंसिटिविटी की बात करूं तो कोई भी गैल्वेनोमीटर जितना ज्यादा सेंसिटिव होगा ना वो उतना अच्छा गैल्वेनोमीटर माना जाता है। सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि जो स्मॉल प्रेजेंस ऑफ करंट को भी डिटेक्ट कर ले, बहुत छोटा करंट है उस टाइम भी अगर वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है इसका मतलब बहुत अच्छा गैल्वेनोमीटर माना जाएगा। जो जितना ज्यादा सेंसिटिव है इसका मतलब वो बहुत छोटे करंट पे भी वो डिफ्लेक्शन शो कर जाएगा, यानी वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल प्रेजेंस ऑफ करंट को भी डिटेक्ट कर लेगा। तो ऐसे गैल्वेनोमीटर को कहा जाता है सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, और ये काफी अच्छे गैल्वेनोमीटर होते हैं। अगर यहीं पे दो छोटे छोटे टर्म जो है करंट सेंसिटिविटी की मैं बात करूं तो करंट सेंसिटिविटी का मतलब होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, यानी एक यूनिट करंट पे गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्ट कर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, करंट सेंसिटिविटी। यानी डिफ्लेक्शन शोन बाय द गैल्वेनोमीटर ऑन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी।
अब अगर मैं यहां से अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, अभी हमने क्या देखा, I इक्वल्स टू के अपॉन में एन बी ए अल्फा, ऑब्वियसली। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, एन बी ए अपॉन के इंटू आई। अगर मैं इस अल्फा की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, एन बी ए अपॉन के और इंटू में आई, और इस फॉर्मूले में भी नीचे क्या है, आई, तो आई से आई कैंसिल, तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला हमें क्या मिला, एन बी ए अपॉन में के। ये फॉर्मूला हमें किसका मिल गया, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला मिल गया। नेक्स्ट आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय गैल्वेनोमीटर ऑन पर यूनिट वोल्टेज, यानी एक यूनिट वोल्टेज पे वो कितना डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अगेन यही करने वाले, अल्फा अपॉन में v की जगह क्या लिख सकते हैं हम, i इंटू आर लिख सकते हैं क्या। अब अल्फा तो हमें पता ही है क्या है, या अल्फा बाई आई तो हमने निकाल ही लिया क्या है, एन बी ए अपॉन के, इसी को किससे डिवाइड कर दो, आर से डिवाइड कर दो, तो एन बी ए अपॉन में के आर। तो ये हमें किसका फॉर्मूला मिल गया भाई, वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला मिल गया। क्लियर। तो ये है हमारा करंट सेंसिटिविटी और ये क्या है हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्लियर है। चलो अब कुछ और छोटे छोटे टर्म्स हैं, उनको समझते हैं, फैक्टर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो फैक्टर जिनके ऊपर जो सेंसिटिविटी है गैल्वेनोमीटर की वो डिपेंड करती है। तो अभी जो हमने करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला निकाला, वो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला था हमारा एन बी ए अपॉन में के। ये था क्या, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला। यानी कि अगर हम सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर की बात करें तो पहले सबसे पहले ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, यानी कि कॉइल के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। और अगर यहाँ पे अगर तुम एक चीज ध्यान से देखोगे तो जो हमारा करंट सेंसिटिविटी है वो नंबर ऑफ टर्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर तुम नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओगे तो तुम्हारा करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगा। क्या करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगा क्या, तो इसे देखते हैं। अगर मान लो तुमने अपने नंबर ऑफ टर्न को बढ़ा दिया, ठीक है, n था पहले, n से बढ़ा के तुमने क्या कर दिया, 2n कर दिया। तो अगर n से बढ़ा के तुमने 2n कर दिया तो अब यहां क्या लिखोगे, तो अब लिखोगे 2n ba अपॉन में k। यानी अब सेंसिटिविटी जो हुई, करंट सेंसिटिविटी, वो पहले से क्या हो गई, डबल हो गई क्या। लेकिन अगर मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करूं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी के फॉर्मूले में nVk अपॉन r आता है। तो अगर तुम अपने करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा रहे हो, सॉरी, अगर तुम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा रहे हो तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो अगर मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करूं तो अगर नंबर ऑफ टर्न हमारा डबल हो गया तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, हमारा बढ़ जाएगा, वो भी डबल हो जाएगा। तो अगर दोनों ही बढ़ गए, दोनों ही इंक्रीज हो गए, तो दोनों मान लो ये भी डबल हो गया और ये भी डबल हो गया, तो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे और वोल्टेज सेंसिटिविटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। यानी अगर हम नंबर ऑफ टर्न बढ़ा रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से क्या होता है भाई, करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज नहीं होता है। ये चीज ध्यान रखना। दूसरा फैक्टर जिसके ऊपर सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर डिपेंड करता है वो है मैग्नेटिक फील्ड। अगर तुम अपने मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते हो तो भी तुम्हारी जो सेंसिटिविटी है गैल्वेनोमीटर की वो बढ़ेगी। और तीसरा है तुम्हारा एरिया। अगर तुम एरिया बढ़ाओगे कॉइल का तो भी तुम्हारा जो सेंसिटिविटी है गैल्वेनोमीटर का वो बढ़ेगा। और तीसरा है के यानी कि टॉरिजन कांस्टेंट, के यानी कि टॉरिजन कांस्टेंट। अब टॉरिजन कांस्टेंट के बारे में समझ लो। टॉरिजन कांस्टेंट तुम्हारा जितना कम होगा गैल्वेनोमीटर उतना ज्यादा सेंसिटिव होगा। टॉरिजन कांस्टेंट बताया वो क्या होता है कि 1 डिग्री कॉइल जब तुम्हारा रोटेट कर रहा है तब उसमें कितना रीस्टोरिंग टॉर्क आया, वो है तुम्हारा टॉरिजन कांस्टेंट। तो वो जितना कम होगा ना गैल्वेनोमीटर उतना ज्यादा सेंसिटिव होगा। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिनके ऊपर तुम्हारा सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर डिपेंड करता है। क्लियर। तो ये आज के सेशन में हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को बहुत अच्छे से समझा।
इसी तरीके से जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें इसी तरीके से और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, उसको भी और डिटेल में और अच्छे से समझने वाले हैं। तो आज के सेशन में यही तक रखते हैं। अगर ये आज का सेशन आपको इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा हो तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को, क्लास को शेयर करना है। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, तब तक के लिए बाय।